नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुद्दा में आज बात करेंगे झारखंड की और झारखंड में पसरे धर्म और राजनीति के कॉकटेल की, और इन सब के बीच आदिवासियों की। आदिवासियों के हित की बात तो झारखंड में सभी राजनीतिक दल करते हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। पेसा अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक बीजेपी भी शासन में रही, कांग्रेस भी सत्ता में रही और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी। लेकिन अभी तक पेसा कानून राज्य में लागू नहीं हो पाया। पेसा इसलिए लाया गया था ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को स्वशासन की शक्ति मिल सके। यह अधिनियम आदिवासी समुदायों को पारंपरिक अधिकारों के तहत उसका पालन करने की भी मान्यता देता है और उन्हें अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की अनुमति भी। झारखंड में पेसा अधिनियम लागू नहीं होने के पीछे विदेशी धर्म का प्रभाव बताया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार विदेशी धर्म के प्रभाव में आकर इस अधिनियम को लागू नहीं कर रही है। उनका कहना है कि इससे उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो झारखंड में बड़ी संख्या में रहते हैं, यानी आदिवासी। उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पेसा अधिनियम की आवश्यकता है। इस अधिनियम के लागू होने से आदिवासी समुदायों को अपने संसाधनों का प्रबंधन करने और अपने समुदायों के विकास में भाग लेने का अवसर मिलेगा। लेकिन झारखंड में पेसा अधिनियम लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आदिवासी समुदायों के बीच पंचायत चुनावों के विरोध के कारण पेसा अधिनियम को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने से ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता को हटाने से पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। झारखंड में पेसा अधिनियम लागू करना आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए आवश्यक है। सरकार को इस अधिनियम को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन क्या राजनीतिक दल ऐसा करेंगे? सत्ता और विपक्ष दोनों ऐसा करने में नाकामयाब रहे हैं। क्या इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है? क्या आदिवासियों को सिर्फ वोट और राजनीति के लिए ही इस्तेमाल किया जाता रहेगा? क्या राजनीति की बेदी पर विकास की बलि दी जाती रहेगी? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। आखिर कौन है आदिवासी का रहनुमा? पेसा कानून अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? वोट की राजनीति कब तक होगी? आदिवासियों की अनदेखी कब तक होगी? ऐसे तमाम ज्वलंत सवाल हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों नहीं हो रहा है? क्या इसमें कुछ चुनौतियां हैं? आदिवासी अभी तक विकास के लाभ से वंचित क्यों हैं? और सभी दलों ने कमोवेश पेसा कानून की अनदेखी क्यों की है? तो ऐसे कुछ ज्वलंत सवाल हैं। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और क्या इन्हीं सवालों के जवाब में वह राज छुपा है जिसके चलते अभी तक आदिवासियों का उत्थान नहीं हो पाया है? क्या जो आरोप हमेशा सरकार के ऊपर, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, वह लगाती रही है कि आदिवासियों को वोट बैंक के तौर पर यूज़ किया जाता है और उनकी अनदेखी की जाती है, इस बात में कितना तर्क है? झारखंड में पेसा अधिनियम लागू नहीं होने के पीछे एक टर्मिनोलॉजी भी सामने आ रही है, वह है विदेशी धर्म।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार विदेशी धर्म के इन्फ्लुएंस में या उसके प्रभाव में आकर इस अधिनियम को लागू नहीं कर रही है। उनका कहना है कि इससे उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह विदेशी धर्म क्या है, यह कहाँ से आया, इसका क्या तात्पर्य है। लेकिन इन सब के बीच झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं, ये सब जानते हैं, और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पेसा अधिनियम की आवश्यकता है। कब लागू होगी, कौन लागू करेगा, ये सारे सवाल हैं। उन्नीस में पेसा अधिनियम आया था, जिसका एकमात्र मकसद यही था कि आदिवासियों का उत्थान हो सके और उनके लिए, उनकी भलाई के लिए कदम उठाया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, क्योंकि झारखंड में तो एटलीस्ट इस कानून को लागू नहीं किया गया है। ज़्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, लेकिन उसके बावजूद भी इस धर्म को, यानी इस कानून को, माफ़ कीजिएगा, लागू नहीं किया जा सका। तो ऐसे में सभी दलों ने पेसा कानून की अनदेखी की है। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है, ये तो पार्टीज जाने, लेकिन आज हम समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सवाल भी किया है कि क्या कानून लागू होने पर हेमंत सरकार गिरने का खतरा है या किसी विदेशी धर्म के प्रभाव में ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अशोक बड़ाइक साहब जुड़ चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर नेता सुनीत शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर नीलम आप ही के साथ करते हैं। लगातार आदिवासियों के हित के बारे में काम करने के लिए आपकी सरकार प्रशंसा का पात्र बनना चाहती है, क्रेडिट भी लेना चाहती है, लेकिन इन सब के बीच आदिवासियों के हित की बात जब की जाती है, तब ऑन द बैकड्रॉप सब थोड़े पीछे हो जाते हैं। ऐसे में पेसा कानून क्यों नहीं लागू किया जा पा रहा है? उसका उद्देश्य ही आदिवासियों का उत्थान था, उसमें क्या अड़चने हैं, ये समझने की कोशिश हम ज़रूर करना चाहते हैं। इसीलिए शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। डॉक्टर नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे बुलाने के लिए। जी, देखिए, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। पेसा, जब आवाज ठीक करवाइएगा, आवाज। जी आप बोलिए, ठीक हो जाएगी। तो पेसा कानून बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी राज्य के लिए। जो भी 10 राज्य इस क्षेत्र में, इस पांचवी आवाज नहीं आ रही है, हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तब तक कांग्रेस के तरफ से शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, आप भी सरकार में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आप गठबंधन के तहत सरकार चला रहे हैं, लगातार दूसरी बार आप सरकार में आए हैं। ऐसे में आदिवासियों के हित की कल्पना, उनके बारे में सबसे ज़्यादा बातें भी आप ही करते हैं। तो ये पेसा को लागू करने में क्या कुछ चुनौतियाँ, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? बीजेपी भी आप पर हमलावर है, खैर उनसे हम पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा शासन उन्होंने ही किया है, उन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन आप अपना पक्ष भी रख दीजिए। शर्मा साहब जी नमस्कार। और ये पेसा कानून 1996 जी, इस पे अगर कोई सबसे ज्यादा संजीदगी से काम कर रहे हैं तो ये झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। और पेसा जो है कांग्रेस के शासनकाल में ही जो है लाया गया। पंचायत राज की परिकल्पना भी कांग्रेस के कारण ही संभव हो पाई। राजीव जी ने इसके लिए बहुत अच्छी नींव रखी और आज कम से कम हम डायलॉग पे, चर्चा पे पेसा को ला पा रहे हैं। और झारखंड सरकार ने अभी अभी एक
सभी आदिवासी संगठनों से और सामाजिक संगठनों से इस पे एक चर्चा भी किया है और बहुत जल्द पेशा नियमावली चूंकि ड्राफ्ट हो गया है, उसके 41 पेज के ड्राफ्ट में उनसे संवाद जारी है लोगों से कि इस पे हम लोग और क्या संशोधन कर सकते हैं, इस पे हमें और क्या करना चाहिए, या आपके कोई सुझाव हैं तो उसको हम ऐड कर सकें। तो इस पे लगातार सरकार संजीदगी से जो है अपना काम कर रही है और मुझे नहीं लगता कि आदिवासी अस्मिता का ख्याल कांग्रेस और जेएमएम इसको समझ भी सकती है और उसका पूरी जो आप पिछले दिनों के चुनाव में जो रिजल्ट है उससे आप इसका आकलन लगा सकते हैं। पूरा का पूरा धर्मांतरण के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव को रखा और उसको पूरे समाज ने एकमत होकर के उनको जो है दरकिनार करने का काम किया। तो आदिवासी समाज भी एकटक निगाह से ये समझते हैं कि ये कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जो है यही इसको कर सकती है। और दीपिका पांडे सिंह जी अभी पंचायत राज मंत्री हैं, बहुत ही संजीदगी से इसको ले रही हैं और हम आपको ये विश्वास दिला सकते हैं और जनता को भी जो आपके माध्यम से आज देख रहे हैं, जुड़े हैं, कि 1996 के तर्ज का पेशा कानून झारखंड में बहुत जल्द लागू हो जाएगा। ठीक है नीलम जी, अब उम्मीद करेंगे कि आप अपनी बात को ज़रूर कंप्लीट कर पाइएगा। आपने बोलने की शुरुआत की थी इसलिए आप उसे कंटिन्यू कीजिए। और जिस ओर शर्मा साहब इशारा कर रहे हैं कि एटलीस्ट आदिवासी हेमंत सोरेन सरकार की लीडरशिप में इतना तो आश्वस्त हैं कि उनके लिए सरकार अच्छा ही काम करेगी, इस उम्मीद को और कैसे जोर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को, सरकार की बातों को इन्होंने रखा। वाकई आज झारखंड के लिए अगर कोई मतलब सीरियसली कोई काम कर रहा है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार कर रही है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। आप देख रहे होंगे इसी का परिणाम था 2024 का चुनाव की पूरे मतलब आदिवासी बहुल क्षेत्र पूरी आदिवासी टूट कर वोटिंग किए थे हमारे पक्ष में, हमारे पार्टी के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं हमारी जो भी मतलब जनजातीय क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में इस प्रकार का एक माहौल है, इस प्रकार का एक हवा है, लोगों में वो आत्मविश्वास है कि अगर उनके लिए कोई हित का काम कर सकता है, उनकी अस्मिता की सुरक्षा, उनकी भविष्य की सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है, अगर कहीं संभव है, तो यह हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार में ही संभव है। तो इसलिए ये पेशा कानून भी झारखंड में लागू होगा। ये सवाल पूछ रहे हैं ऐसे लोग जिन्होंने आज तक लंबे समय तक सत्ता में काबिज होने के बावजूद भी, एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी झारखंड में पेशा कानून लागू करने का इन लोगों ने पहल तक नहीं किया। आज वैसे लोग मीडिया में आकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये शर्मनाक है। ऐसे लोग सवाल करने के योग्य नहीं है। ठीक है, वो काम कर रहा है जब से देखिए हेमंत सोरेन जी पार्टी, जब से हेमंत सोरेन जी सत्ता संभाले हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से वो योजनाओं के माध्यम से हो, अपने प्रयासों से वो पूरे झारखंड के उत्थान के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों के हित के लिए पेशा कानून लागू होगा। उसके सारा प्रक्रिया जो है बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अभी मतलब आदिवासी क्षेत्र से जुड़े जितने भी सामाजिक लोग हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी से मिलकर बातचीत हो रही है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का इसमें विवाद ना हो, लोगों की भावनाओं के साथ छेड़खानी ना हो, भावनाओं को आहत ना किया जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पे हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द पेशा कानून जो है वो झारखंड में लागू हो जाए। ओके, बड़ाइक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ाइक साहब, आवाज आ रही है आपके पास? ठीक है, हाँ आ रही है जी, आ रही है। मैं आपसे स्पष्ट 2 सवाल पूछना चाहता हूं सर, आप बारी बारी से उसका जवाब दे दीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता शर्मा साहब और झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रवक्ता डॉक्टर नीलम ने एटलीस्ट ये आश्वासन दिया है बहुत ही साफगोई से कि सरकार विचार कर रही है, इस पर कार्य कर रही है, सब सुझाव इकट्ठे कर रही है, जल्द किया जाएगा। मेरा आपसे यही 2 सवाल है सर। सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक झारखंड के निर्माण के बाद आप शासन में रहे। आज सवाल जो आप सरकार से पूछ रहे हैं, आपके पास पर्याप्त समय था, आपने कुछ क्यों नहीं किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि विदेशी धर्म की टर्मिनोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा गूंज रही है, यह भी बता दीजिए, थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, विदेशी धर्म क्या है? बड़ाइक साहब।
देखिए, सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि यहाँ बड़ी पार्टी है और उनका सवाल उनसे है कि घोषणा पत्र में पेशा की सरकार जैसे भी सरकार में बैठेगी, मेरा निश्चय पत्र नहीं के बाद से 2024 तक लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी आप सरकार में आए। देखिए, सवाल मेरा इन लोगों से बनता है कि आपकी घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में पेशा कानून को लागू करने का जिक्र किया गया था। आप 5 साल पूरा रह गए। चलिए 2023 में सुगबुगाहट हुई। मैं थोड़ा तिथिवार बता दूं कि पेशा कानून पर जो चर्चा इस सरकार ने 2019 में बनी, 19 चलिए खत्म हो गया, 20 भी खत्म हो गया, 21 भी खत्म हो गया, 22 भी खत्म हो गया, 23 के अप्रैल में सुगबुगाहट इस सरकार के कान में जू रेंगती है 3-4 साल के बाद में। उसके बाद क्या होता है कि ये पूरी की पूरी पेशा को लेकर ड्राफ्ट तैयार होती है। उसको लेकर पब्लिक डोमेन पे सुझाव मांगा जाता है। लगभग 170 सुझाव आती है सरकार के पास में, उसको उसमें मेंशन किया जाता है। सरकार उसको पूरी की पूरी कार्यशाला आयोजित करती है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कई ऐसे राज्यों के प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि और सामाजिक प्रतिनिधि भी उपस्थित होते हैं उन सभी कार्यशालाओं में। उन पर चर्चाएं होती है। फिर एक मोटा-मोटी एक ड्राफ्ट तैयार होता है। उसके बाद उसको विधि आयोग भेजा जाता है। विधि आयोग भेजने के बाद में फिर उसको एडवोकेट जनरल भी उसको ओके करते हैं। पूरी की पूरी जो ड्राफ्ट होती है पेशा कानून की, जो पेशा का जो ड्राफ्ट होता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार होता है। एडवोकेट जनरल उसको ग्रीन सिग्नल देते हैं, विधि आयोग उसको ग्रीन सिग्नल देता है। साहब, अब किस बात की ये लोग इंतजार कर रहे हैं? आप उसको चुपचाप कैबिनेट में लाइए और लागू कीजिए। कौन रोका है? ये भाषण देने ये लोग चैनल में बैठ जाते हैं। जरा इन लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना कि आपके विधि आयोग ओके कर चुके हैं, एडवोकेट जनरल ओके कर चुके हैं, कार्यशाला हो चुकी है, कभी सभी राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि सभी उसको ओके कर चुके हैं। तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं ये लोग? बड़ाइक साहब, आपको इन तमाम चीजों की बहुत बारीकी से जानकारी है सर, तो आपने इसे लागू क्यों नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूँ, 2017-18 में रघुवर दास जी की सरकार थी। इस राज्य में पहली बार 2014 से लेकर 19 तक बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही। 5 साल टेन्योर वो पूरा चल पाया। देखिए, ये लोग आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। पूछिए, गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे? मधु कोड़ा जी के निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में आप ही ने बनाने का काम किया। फिर हेमंत सोरेन जी भी इससे पहले 5 साल से पहले भी वो 2 साल 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे। देखिए, मैं टेन्योर गिनाने लग जाऊंगा तो ये लोग का भी 7 साल, इन लोग का भी कार्यकाल रहा है, 7 बार कार्यकाल रहा है। तो इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। वो पॉलिटिकल अस्थिरता के कारण में किसी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं रही, कभी सरकार बनी, गिरी, निर्दलीय लोग का शासन रहा, तो बताने की जरूरत नहीं है। 2014 से 19 तक हमारी सरकार रही और रघुवर दास जी ने 2017-18 में पेशा कानून को लेकर, ड्राफ्ट को लेकर तैयारी की थी। ड्राफ्ट तैयार भी हो रही थी, पब्लिक डोमेन पे इस पर चर्चा भी हो रही थी। लेकिन 2019 में क्योंकि झारखंड विधानसभा का चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव होता है, तो ये जब तैयार हो गई थी, उसको कैबिनेट में लाना था, उसको चर्चा होनी थी, तो तब तक सरकार, लोकसभा चुनाव में सरकार व्यस्त हो गई। उसके बाद विधानसभा चुनाव आई, तो कहीं ना कहीं ये आचार संहिता के मार में और ये चुनाव के मार में वो धरी की धरी रह गई और उसके बाद सरकार बीजेपी की बनी नहीं। ठीक तो है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम पेशा कानून के पक्षधर नहीं रहे हैं, जरा उन लोगों को बोलिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपके पास में है। आप जरा पंचायती राज विभाग को सूचना का अधिकार के तहत सूचना मांगिए। बड़ाइक साहब, विदेशी धर्म वाले सवाल पर भी अपना रुख रख ही दीजिए, साफ कर दीजिए। विदेशी धर्म वाले मुद्दे पर भी अपना रुख थोड़ा साफ कर दीजिए। देखिए, मैं इन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। खैर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रवक्ता तो आदिवासी नहीं है, लेकिन बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। मेरी डीएनए आदिवासी वाली है और मैं खुद आदिवासी समाज से आता हूँ। जरा इन लोगों से पूछिए कि आप पेशा कानून किसको देना चाहते हैं? जो मूल आदिवासी, जो आदिदेव महादेव को मानते हैं, जो सिंगा पोंगा को मानते हैं, जो मारंग गुरु को मानते हैं, जो सरना स्थल पे पूजा करते हैं, जो जाहिर थान पे पूजा करते हैं, जो जल जंगल जमीन पर आस्था रखते हैं, वो लोग वाली पेशा कानून लागू करना चाहते हैं कि जो धर्मांतरित कर लिए वो आदिवासी के लिए पेशा कानून लागू करना चाहते हैं? मेरा सवाल इनसे है। पेशा कानून रूढ़िवादी परंपरा को जो मानती है, जो हजारों लाखों साल से जो आदिवासी की जिस परंपरा आस्था को मान रहे हैं, वो पहान है, मानकी है, मुंडा है, नाइकी है, जो पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था को जो आदिवासी मानते हैं, वो व्यवस्था के तहत पेशा कानून राज्य में लागू होनी चाहिए। जरा लोगों से पूछिए कि क्या रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार से झारखंड में पेशा कानून लागू करना चाहते हैं?
ठीक कि जो मूल आदिवासी है, हाँ जो धर्मांतरित आदिवासी, ठीक है बड़ाई साहब, परिभाषा ही है आपकी ओके, आपकी बात समझ गए। जो रूढ़िवादी परंपरा को मानता हो हाँ। और उसी के अनुसार पेशा कानून लागू होना चाहिए। ठीक है बड़ाई साहब। जी शर्मा साहब आपके पास आते हैं। पहले डॉक्टर नीलम एक बार हाथ उठा रही हैं। डॉक्टर नीलम देखिए, ये कह रहे हैं कि 5 साल का पूर्ण बहुमत का कार्यकाल तो मिला, लेकिन उस समय इनका कहने का आशय प्रोसेस में थे, फिर मौका नहीं मिला। आपके पास आपको मौका मिला, आपने घोषणा पत्र में उल्लेख भी किया, और फिर जो विदेशी धर्म है उसके बारे में आपने उनकी टिप्पणी सुनी ली। अब आप अपने पक्ष से भी अपना काउंटर दे ही दीजिए। देखिए बराइक जी जो है ना, वो ऐसे ही बात को टालते मटोलते हैं। डाइवर्सन, बात को डाइवर्ट करना ही इन लोगों का एक उपाय है। इसके सिवा इन लोग किसी भी मुद्दे पे, तथ्य पे उतर ही नहीं सकते, क्योंकि आज तक झारखंड के लोगों को इन लोगों ने ठगने का काम किया है, और इसलिए ये लोग विवश है। इसलिए विवश हो जाते हैं कि बातों को किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाए। मेन मुद्दा पे आने का इनको हिम्मत ही नहीं है। आप बताइए, विदेशी धर्म की बात कर रहे थे, अभी उसको स्पष्ट नहीं कर पाए कि आखिर विदेशी धर्म आखिर कौन सा विदेशी धर्म की बात ये लोग करते हैं? झारखंड हित की बात क्यों नहीं करते हैं? आप अपना टेन्योर बता दे रहे हैं कि लोकसभा का डेट घोषित हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जिसके कारण हम पेशा कानून लागू नहीं कर पाए। तो आप बताइए कि रघुवर दास जी क्या कर रहे थे उड़ीसा में राज्यपाल होते हुए? उड़ीसा में क्या लागू हो गया पेशा कानून? वहां पे क्यों नहीं लागू किए? आप तो उड़ीसा में पेशा कानून लागू नहीं कर पाए हैं। और झारखंड के हित की बात आप मानते हैं, आदिवासी आप हैं, सम्मान करती हूँ मैं आपका। आप अगर आदिवासी है तो सरना धर्म कोड की बात क्यों नहीं करते हैं आदिवासियों के हित में? जो आदिवासियों का आता हूँ बड़ाई साहब, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप बड़ाई जी शांत रहिएगा। 1 मिनट बड़ाई साहब, 1 मिनट, उनको बोल लेने दीजिए सर, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आएंगे आपके पास। आप अगर बीच में टोकेंगे तो फिर बड़ाई साहब प्लीज सर, आप 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आपके पास आएंगे फिर आप बोलिएगा सर। बीच में डिबेट में ऐसे फायदा नहीं है। इतना बता दे कि जो सरना स्थल जाते हैं, वो जो सरना स्थल जाते हैं वो आदिवासी है, जो चर्च जाते हैं वो आदिवासी है। इस तरह से इंटरप्ट मत कीजिए। बड़ाई साहब प्लीज आएंगे आपके पास। रुक जाइए ना, आप सवाल पूछिएगा ना, फिर पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप बोलिए डॉक्टर नीलम, आप बोलिए। सवाल करती है तो खलबली लगती है आपको। डाइवर्ट कितना भी करिए, डाइवर्ट नहीं कर पाइएगा। आज झारखंड का आवाज है सरना धर्म कोड। आप सरना धर्म कोड का बात क्यों नहीं करते हैं? आप 1932 की बात क्यों नहीं करते हैं? झारखंड का जो बकाया राशि 140 लाख करोड़, बासुकीनाथ क्यों जाते हैं? वो काशी विश्वनाथ क्यों जाते हैं? वो केदारनाथ क्यों जाते हैं? जन्मदिन मनाने बाबा काशीनाथ जाते हैं। सर आपसी वाद विवाद में उलझने से जनता के हित की बात नहीं होगी। बड़ाई साहब आपसे भी रिक्वेस्ट किया था, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए सर, फिर आप बोलिएगा। साथ में बात करने से क्या फायदा होगा? एक मिनट डॉक्टर नीलम, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट आप ही रुक जाइए मैडम, बोल लेने दीजिए उनको। बोलिए बड़ाई साहब, बोलिए। मैं बोलता हूँ, जरा नीलम जी से पूछिए कि हेमंत सोरेन जी आदिवासी है कि नहीं है? आदिवासी है, और आदिवासी है तो जरा नीलम मिश्रा जी से मेरा आग्रह है, मैं अपने अभी टैब में दिखा सकता हूँ कि वो अपने वैवाहिक वर्षगांठ बनाने के लिए काशी विश्वनाथ जाते हैं, जन्मदिन मनाने महाकाल जाते हैं, जन्मदिन मनाने बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं, बासुकीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं। तो जरा नीलम मिश्रा जी से मेरा आग्रह है कि आप झारखंड के आदिवासी को क्यों समझा रहे हैं? सबसे पहले जाइए मुख्यमंत्री आवास। चलिए, वो तो अपने अपने सबके निजी विचार है। सर्वधर्म संभाव भी तो हमें यह देश सिखाता है ना बड़ाई साहब, वो अलग बात है। ठीक है बड़ाई साहब, आपने सवाल पूछ लिया। डॉक्टर नीलम, मैं अब बड़ाई साहब रुकिए सर, अब आप रुकिए, आप ही बोल लीजिएगा, बाकियों को मौका कहाँ मिलेगा सर? प्लीज बड़ाई साहब आप रुकिए। डॉक्टर नीलम आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बड़ाई साहब आपके पास भी आएंगे, फिर शर्मा साहब के पास आएंगे। बड़ाई साहब आप प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे सर, आप सुन लीजिए ना। अब आपने सवाल पूछा ना, अब उनको जवाब दे देने दीजिए सर। 2 मिनट बाकी है। आस्था को गलत इंटरप्रेट बड़ाई साहब प्लीज बोलिए। डॉक्टर नीलम जल्दी, फिर शर्मा साहब आपके पास आ रहे हैं। प्लीज अशोक साहब का वॉल्यूम थोड़ा लो कीजिए प्लीज, पीसीआर से कहूंगा मैं, प्लीज। डॉक्टर नीलम आप बोलिए।
बड़ाइक साहब प्लीज, आप सीनियर व्यक्ति हैं, आप 1 मिनट सुन तो लीजिए सर। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब सुन तो लीजिए, आप भी बोलते रहिएगा कैसे होगा सर, प्लीज बोलिए डॉक्टर नीलम। आस्था पे और लोगों की आस्था पे इस तरह से प्रहार कर रहे हैं। आपको क्या संविधान पे भरोसा नहीं है? संविधान को आप नहीं मानते हैं? धर्म हफीजुल हसन अंसारी को बोलिए ना कि शरीयत क्या धर्म संभाव पे विश्वास नहीं हफीजुल हसन रखते अंसारी को ठीक है, आप दोनों की बात हम लोगों ने सुन ली। शर्मा साहब वह सब कुछ सुन समझ आप रहे हैं, अब आप भी अपने वक्तव्य रख ही दीजिए। ये जो हो रहा है ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लीज शालीनता से आप बता दीजिए। ठीक है डॉक्टर नीलम, ठीक है, आपको भी समझ गए, बड़ाइक साहब को भी समझ गए। शर्मा साहब वेटिंग में, प्लीज डॉक्टर नीलम प्लीज। शर्मा साहब ओवर टू यू। ओके ओके डॉक्टर नीलम प्लीज प्लीज मैडम। शर्मा साहब को भी वक्त नहीं मिला है, सबको वक्त दीजिए। शर्मा साहब बोलिए। सबसे पहले देखिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि जब आपका टर्न था आप बोलिए। आप समझ सीनियर लोग हैं, यदि आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो क्या हम करें? जवाब दीजिए। आप बोलिए शर्मा साहब, सुनिए नहीं, अब आप बोलिए, बहुत देर आपने सुन लिया, बोलिए। जी 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 जी, ऐसा है कि रघुवर दास जी ने कहा था एक मंच से अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में कि मैं रघुवर का दास हूं, और एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जो आदिवासी समाज से नहीं रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के रहे, है ना। और ये डायलॉग का जो सिलसिला है, ये डायलॉग का सिलसिला कांग्रेस और जेएमएम पार्टी के आने से ही ये संभव हो पाया है। ये मैं शुक्र मनाता हूं कि 2019 के सरकार का कार्यकाल पूर्ण हो गया, नहीं तो पैसा पे चर्चा किए बिना जैसे 3 कृषि कानून लाए थे और जनता के दबाव में वापस लेना पड़ा, वैसा ही पैसा कानून वो लेकर के आते। और जिसका चिंता अशोक जी को अभी सता रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए उस तरह की चिंता इनको सता रही। ये अगर कांग्रेस और जेएमएम के सदस्य होते तो ये डायलॉग के माध्यम से इस चीजों को देखते कि किस तरह आदिवासी अस्मिता की बात इसमें समाहित की जा रही है। और अभी भी इसको लागू करने की प्रक्रिया में गांव तक जाने के लिए संवाद का एक रूपरेखा तैयार है, और बहुत जल्द, मैंने पहले भी कहा फिर कहता हूं, पैसा कानून लागू होगा। ठीक है शर्मा साहब, मैं समझ गया आपकी बात, वक्त का अभाव है, माफ कीजिएगा, आप सबके साथ इतना ही वक्त दे पाया, आपसी तू मैं बहुत वक्त निकल गया, लेकिन आप अपने विचार को प्रकट किए, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद। मुद्दा में आज बस इतना ही, नमस्कार।